हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं भाई सभी? आप सभी लोगों का मैं टॉप स्थान अकेडमी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, देखिए, आज ये जो क्लास है ये सभी के लिए फ्री है। मतलब जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है वो भी ये क्लास देख सकता है आराम से, और जिन्होंने ले लिया है वो भी इस क्लास को आराम से देख सकता है। ठीक है, क्योंकि आप बोल रहे थे कि सर डेमो डेमो डेमो, तो एक जो रीजनिंग की क्लास है उसको भी मैं अनलॉक करवा दूंगा, तो वो भी आप देख लेना। ठीक है, तो रीजनिंग का और मैथ का आप डेमो आराम से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको पता होगा सभी विद्यार्थियों को कि जो मैंने प्लानिंग बताई थी कि भाई मैथ रीजनिंग जो है सबसे पहले हम कवर करेंगे, क्या कि स्टूडेंट को भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि 2-2 घंटे की डेली क्लास होगी ना, तो उस पर भी भार नहीं पड़ेगा और टीचर्स लोगों पर भी भार नहीं पड़ेगा। जब मैथ रीजनिंग चल रही होगी तो उस दौरान आप बाकी सब्जेक्ट को अपने हिसाब से थोड़े रूप से पढ़ते रहना, क्योंकि हमें सिलेक्शन से मतलब है ना। तो एक बार में तो कोई चीज याद नहीं होगी, फिर जब टीचर पढ़ाएगा सब्जेक्ट प्रॉपर वे में, कंप्यूटर और जीके वाला पोर्शन, तब आपको वो चीजें और भी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है ना? तो मैथ रीजनिंग को आप पहले कवर करेंगे हम, फिर ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इसका प्रैक्टिस रिवीजन चलता रहेगा और उनका क्लासेस चलती रहेगी, ताकि आपका डाटा भी खर्च ना हो, आपके पास आराम से चीजों को भी मैनेज कर लो और अच्छी से हमारी तैयारी भी हो जाए। एक बार सभी लोग जो है कमेंट करके बता देंगे मुझे कि किस तरीके से आपके कमेंट आ रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। तो प्रॉपर सही चल रहा है? हाँ जी, हाँ जी, मैं देख पा रहा हूँ सभी लोगों का। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ कि किस तरह से चल रही है क्लास। ठीक है, ओके चल रही है ना? हाँ जी भाई, एक बार कमेंट करके बता देंगे हाय सर, सभी को हैप्पी न्यू ईयर्स। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी भाई। हाँ जी भाई, सभी लोग, तो जितने भी विद्यार्थी हैं भाई सभी जुड़ जाना, टाइमिंग हो गया है क्लास का। ठीक है, देखो भाई, अब थोड़ा ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूं। ये जो मैथ का बेच है, मैथ का बेच का मतलब है हम मैथ के कवर करेंगे पहले। तो किस तरीके से पढ़ेंगे, तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं नंबर सिस्टम से। एडवांस का पोर्शन होता है नंबर सिस्टम, लेकिन नंबर सिस्टम से मैंने जो शुरुआत करी है प्यारे साथियों, वो इसलिए करी है क्योंकि नंबर सिस्टम से हमें कई सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, जब हम नंबरों को जान पाएंगे, ठीक है, जो नियम है मैथ के वो हम स्टार्टिंग में सीखेंगे, तो हमें टेंशन नहीं होगी। तो एडवांस में आप नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक्स में आप परसेंटेज, जब इस तरीके से पढ़ोगे ना, तो आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, पहली बात। दूसरी चीज, कई विद्यार्थियों को एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि सर किस तरीके से क्लासेस चलेगी, इसका टाइम टेबल क्या रहेगा। तो मैंने आपको फिर बता दिया कि क्लास का जो टाइम टेबल है वो मैं टाइम टेबल वाले सेक्शंस में डलवा दूंगा, आप टेंशन मत लो उसकी किसी प्रकार की। ठीक है ना? चलो, तो शुरुआत करें। देखिए, नंबर सिस्टम जो है मेरे दोस्तों, ये केवल एक छोटा सा पॉइंट नहीं है, कोई छोटी सी यूनिट नहीं है। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में, कई सारे इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, कई सारे इसके अंदर यूनिट होती है। ठीक है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, कमेंट दिख रहे हैं मुझे। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, अभी कमेंट मेरे को नहीं करेंगे, काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं इसमें। देखिए, मैं आपको एक दो स्टूडेंट की वजह से बाकी का टाइम नहीं खराब करना चाहता। तो आपके जितने भी कमेंट है आप मुझे क्लास के बाद में पूछेंगे, ये रूल है, ध्यान रखना। क्योंकि ये आपका कीमती समय है, मेरा कीमती समय है। तो हम क्लास के दौरान किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछेंगे, ठीक है? चलो, देखिए भाई, तो नंबर सिस्टम में बता रहा था कि नंबर सिस्टम काफी सारा बड़ा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होता है। इसको डिटेल में, बल्कि सारे जो चैप्टर हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, नंबर सिस्टम
जिसे हम बोलते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम का मतलब हो गया संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति क्या है, यानी संख्याओं से रिलेटेड चीजें इसके अंदर होगी। संख्या पद्धति यानी इसमें नंबर को किस तरीके से इसमें सेट किया गया है, इसमें कई तरीके की चीजें आएंगी, अलग अलग नंबर्स भी होंगे, यूनिट डिजिट भी होगी, एपीजीपी होगी, तमाम तरीके की चीजें हम नंबर सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आज हम जो इस नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे वो एक हम पढ़ेंगे इसमें जो नंबर संख्याएं, जो संख्याएं हैं उनका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। जो संख्याएं हैं उनका हम क्लासिफिकेशंस करेंगे कि संख्याएं कौन कौन सी होती है और उनकी क्या डेफिनेशंस होती है और उनसे क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। ये क्लासिफिकेशंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप नंबर की असलियत में पहचान कर पाओगे, ठीक है ना। हाँ जी भाई। इसके बाद में हम यूनिट डिजिट को शुरू करेंगे, क्लासिफिकेशंस के बाद में हम यूनिट डिजिट शुरू करेंगे और क्लास की टाइमिंग ये लगा लीजिए कि जो टाइम रहेगा वो लगभग ये लगा लीजिए कि 1 घंटे से ऊपर ही रहेगा क्लास का, ठीक है। चलो, तो यूनिट डिजिट की शुरुआत करेंगे और क्लासिफिकेशंस को हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है, और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा ये चैप्टर फर्स्ट है हमारा। इसके अलावा जो भी मैं क्लास में आपको करवाऊंगा, जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा उसको जो हमारे क्लास नोट्स बनेंगे, जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो वो क्लास नोट्स बनेंगे, आपको पता होगा। तो वो सेम की सेम जो है पीडीएफ जो है आपको इसी क्लास के जो पीडीएफ वाला सेक्शन है वहां मिल जाएगी, ठीक है। ये जो बच्चे यूट्यूब वाले देख रहे हैं उनको तो मिलेगी नहीं, जिन्होंने कोर्स परचेज कर रखा है उनको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो करें शुरुआत फिर। देखिए भाई, देखिए नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। देखिए जो नंबर्स होते हैं ना माय डियर, नंबर जो होते हैं, जो संख्या होती है उनको हम 3 पार्ट में बांटते हैं। बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे। जो नंबर होते हैं उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर, एक होता है मिक्स्ड नंबर, ठीक है। ये जो मिश्रित संख्याएं होती है, जो मिक्स्ड नंबर होता है, उसको आपको ध्यान से समझना है, इसको कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं सम्मिश्र, सम्मिश्र संख्या, ये भी हम इनको बोलते हैं। क्या होती है ये, क्या होती है काल्पनिक संख्या, क्या होती है रियल नंबर। देखिए, मैं आपने जब 9वीं क्लास में या 8वीं क्लास में या 7वीं क्लास में जब आपने मैथ पढ़ी होगी तो वहां पे आपने देखा होगा कि एक नंबर लाइन होती है, एक नंबर लाइन होती है, और वो नंबर लाइन इस तरीके से होती है, आपने देखा होगा। इस नंबर लाइन के बीच के अंदर एक जीरो होता है। आपने देखा होगा कि इधर चलते हैं तो उसमें प्लस आता है, इधर जाते हैं तो प्लस की संख्या चलती रहती है इसमें, इस तरीके से ये संख्या चलती रहती है और ये इन्फिनिटी तक चलता है। इधर भी आप जाओगे तो ये भी इधर क्या चलता है, इन्फिनिटी तक ये चलता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, इन्फिनिटी तक चलता है, लेकिन इधर चलता है ये माइनस में, ठीक है। तो इसकी जो सिंपल सी डेफिनेशन हुई, वो डेफिनेशन क्या हुई कि वे संख्याएं या वे नंबर जिनको नंबर लाइन पर हम डिनोट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर जिनको हम लिख सकते हैं, उनको बोलते हैं वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर। ये जितना भी है, आपने देखा होगा, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ठीक है। ये जितनी भी संख्या आपको नजर आ रही है इस नंबर लाइन पे, इनको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा, आप बोलोगे सर फिर ये काल्पनिक संख्या क्या होती है। देखिए, काल्पनिक जो संख्याएं होती है ना, ये काल्पनिक संख्याएं, अगर मैं कंपटीशन की बात करूं, अगर हमारे जो एसएससी का पेपर हो गया, दिल्ली पुलिस का पेपर हो गया, ये तमाम तरीके के जो पेपर होते हैं, इनकी बात करूं तो इनमें इनका कोई रोल नहीं है। मतलब अगर मैं इसकी सही मायने में आपसे बताऊं तो काल्पनिक जो संख्याएं होती है, ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इमेजिनरी नंबर है, ये कुछ भी है, ठीक है। इसका हमारे सिलेबस में या हमारे इनमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इनमें एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं तो इसको वो बोलते हैं आयोटा। आयोटा का नाम सुना है कभी, आयोटा, ठीक है।
जैसे मैं बात करूं इसमें एग्जाम्पल की कि -1, ये इस तरीके की जो संख्याएं होती है ना, उनको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये होता है ये आपका काल्पनिक संख्या, इसका कोई ही रोल नहीं है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर अगली संख्या कौन सी है? मिक्स्ड नंबर, मिश्रित संख्या। ये क्या होती है? देखिए, जब काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या जब दोनों आपस में मिल जाती है तो उसको हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर या मिश्रित संख्या, ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 6 प्लस आयोटा ले लीजिए आप, ठीक है, इस तरीके से। क्या मेरे को एक बात बता दीजिए, यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया? फिर मैं आगे चलूं, क्योंकि यहाँ साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। साथ साथ ठीक है, आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। तो इसको आपका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अभी तक क्या देखा? वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, मिश्रित संख्या क्या होती है। तीन चीज क्लियर हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से समझना थोड़ा सा। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे जो हमारा रियल नंबर है उसको हम डिटेल में समझेंगे अब, ठीक है। अब हम उसको डिटेल में समझेंगे कि ये क्या है रियल नंबर, ठीक है जी। देखिए ध्यान से समझना भाई, हमने देखा कि भाई नंबर पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलो, सारी चीज आपको आराम से समझ में आ जाएगी। कोई दिमाग पे किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना, ठीक है। नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। और फिर भी साथ साथ अपनी नोटबुक में लिखते चले जाना ताकि आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। देखिए, अभी तक हमने नंबर देखा कि वास्तविक संख्या क्या होती है, कि वे संख्या है, वे नंबर जिसको नंबर लाइन पर हम नोट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, रियल नंबर होते हैं। अब हमने क्या करा कि रियल नंबर को भी हमने दो पार्ट में बांट दिया। रियल नंबर जो है उसको भी हमने दो पार्ट में बांट दिया। पहला पार्ट है हमारा पूर्णांक यानी इंटीजर, और दूसरा पार्ट है हमारा डेसिमल। क्या बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ भाई, बात समझ में आ गई आपको? मेरे को क्लियर करते चले जाओ। क्या बोल रहा है? देखिए, इस क्लास में बारी बारी से चीजें, ऐसा तो मैंने कुछ आपको बताया नहीं कि इनको मुझे बारी बारी से रिवीजन करना पड़े, नहीं। देखिए, अभी मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। ये बोल रहा है कि वापस रिवाइज करो। अब उसको मैं क्या रिवाइज करूं? रियल नंबर में क्या है कि वो नंबर जिसको हम रियल लाइन, जो नंबर लाइन है उस पर डिनोट कर सकते हैं। देखिए, अब इसके अंदर आता है इंटीजर और एक आता है डेसिमल। हम डेसिमल को आगे कवर करेंगे, पहले हम इंटीजर को समझते हैं, यानी पूर्णांक को समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है पूर्णांक। पूर्णांक की जो अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो पूर्णांक की डेफिनेशंस वो एग्जाम में तो पूछी नहीं जाएगी। पूर्णांक का मतलब यह होता है कि वे संख्या है जो एक बार प्लस में होती है, एक बार माइनस में होती है। वे संख्याएं जो एक बार प्लस में होती है, एक बार माइनस में होती है। अब इसको समझाता हूं तरीके से। देखिए, पूर्णांक का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए मैं एक लाइन खींची, ये हमारा नंबर लाइन है, जिसके अंदर बीच में क्या होता है, जीरो होता है। इधर जो संख्याएं चलती है, इधर जो संख्याएं चलती है, आपको देखा होगा कि वो पॉजिटिव में चलती है और यहां तक इंफिनिटी आता है, ठीक है। इधर भी जो संख्याएं चलती है वो माइनस में चलती है, ठीक है। और आपको पता है यहाँ क्या आता है, इंफिनिटी आता है। समझ पा रहे हैं? तो इधर हो गया माइनस का, -2 और -3। इधर प्लस, +2 +3 +4। चल पा रहा है? तो आपने देखा होगा कि वे संख्याएं जो एक बार प्लस में चल रही है और एक बार माइनस में चल रही है, तो ये जो ग्रुप बना, ये जो ग्रुप बना ना, इस ग्रुप को हम बोलते हैं पूर्णांक। अब ये जो पूर्णांक भी होता है, इसके भी तीन पार्ट होते हैं, ध्यान से समझना। तीन पार्ट कौन से होते हैं? एक होता है नेगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांक, एक होता है शून्य और एक होता है पॉजिटिव।
अब जरा ध्यान से समझिए 3 पार्ट कौन सा होता है। देखिए इधर का जो पार्ट है आपने देखा होगा, ये तो ऋणात्मक है, समझ पा रहे हैं ना, ये तो ऋणात्मक है यानी माइनस वाला पार्ट हो गया इधर। बीच में आपने देखा ये 0 है और इधर आपने देखा तो ये धनात्मक है। तो 3 पार्ट बने कि नहीं, पहला पार्ट बन गया, दूसरा 0 बन गया और तीसरा कौन सा बन गया, इंटीजर। ये 3 पार्ट आपको समझ में आए, तीसरा कौन सा होगा, धनात्मक। समझ में आई बात। साथ के साथ में यस करते चले जाओ ताकि मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता रहे। ठीक है भाई, आपको समझ में आ रही है चीजें। मंजिल ने हौसलों से कहा ये बातें आते बाद में कर लियो, ठीक है, पहले पढ़ लो। ठीक है, बात क्लियर हो यहां तक। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझते हैं। ये जो पॉजिटिव नंबर होते हैं ना, देखिए पॉजिटिव नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, नेगेटिव का इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना इस पॉजिटिव जो नंबर है इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। अब बहुत ही बारीकी से आपको समझना है कि पॉजिटिव जो नंबर होता है ना, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अब हम आगे समझते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम क्या समझते हैं थोड़ा सा देख लीजिए। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है भाई, बढ़िया है। ठीक है, अब देखिए देखिए अब आप थोड़ा सा यहां समझेंगे चीजों को कि मैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको लेके चल रहा हूं। कैसे, आपने देखा होगा कि पूर्णांक यानी इंटीजर, ठीक है, देखिए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि पूर्णांक जो थी उसके 2 पार्ट थे। पूर्णांक जो थी उसके 2 पार्ट आपको नजर आ रहे थे, जीरो के इस तरफ, जीरो के इस तरफ प्लस में चल रही थी संख्या, +1 +2 +3 और इस तरीके से ये इंफिनिटी तक चल रही थी। आपने देखा होगा, अच्छे से देखा ना। तो इस जीरो के इधर वाली जो संख्या होती है ना, वही हमारे काम की चीजें है। ठीक है, तो ये उन्हीं का नाम है। प्राकृत संख्या क्या होती है, वे संख्या जो 1 से चालू होती है, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर, जो 0 से चालू होते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये मैं आपको समझाता। ये बात तो समझ में आ गई आपको, ये बात तो क्लियर हो गई ना, बहुत बढ़िया। तो इनकी डेफिनेशंस देखिए, इनको पहचानना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस इनको पहचानना है। जब सवाल में आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहां लिखा होगा कि प्रथम 50, प्रथम पूर्ण संख्या, इस तरीके से लिखा होगा। बस आपको वो जैसे ही इस तरह से बोले तो आपके माइंड में तुरंत ही क्लिक हो जाना चाहिए कि पूर्ण क्या है, प्राकृत क्या है, दैट्स इट। ठीक है, और इसका कोई मतलब नहीं। समझ में आ गई मेरी बात को, बढ़िया। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है। देखो यार ध्यान से समझता, अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए देखिए अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए। तो आप यहां मैं डेफिनेशंस लिख देता हूं कि वे संख्या जिनमें जिनमें एक व स्वयं स्वयं के अलावा स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग ना जा। अभी समझा देता हूं पूरा क्या है, भाग ना जाए। देखिए मेरी बात को समझते हैं, ये डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे हमारा 2 हो गया, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जो 2 है इसमें 1 और 2, 2 स्वयं हो गया, इसके अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं 3 की। देखिए 3 एक ऐसी संख्या है जिसमें 1 का और 3 के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो। अगर मैं बात करूं 5 की, देखिए 5 जो है वो एक ऐसी संख्या है जिसमें 5 का और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। अभी मैं विस्तृत रूप में समझाऊंगा अभाज्य को यानी प्राइम नंबर को, और ये जो हमारा कंपोजिट नंबर है इनको मैं थोड़ा डिटेल में आगे समझाऊंगा। ठीक है, ये समझ में आ गई।
अब भाज्य संख्या क्या होती है? ठीक है, वह संख्या जिसमें एक, इसकी अपोजिट डेफिनेशन हो जाएगी, वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाए। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा, एग्जांपल की बात करूं जैसे हो गया 4। अब जरा 4 को समझिएगा। ठीक है, 4 में 1 का भी भाग जा रहा है, 4 में 2 का भी भाग जा रहा है, 4 में 4 का भी भाग जा रहा है। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाए, वो कौन सी संख्या होती है? वह संख्या होती है कंपोजिट नंबर, हमारी भाज्य संख्या। ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? यहां तक कमेंट करो भाई। ठीक है, यहां तुम्हारे कमेंट शो हो रहे हैं, मुझे ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है ना? हाँ सुरेंद्र, राजेश, ये इस तरीके से जो बातें कर रहे हो ना तुम, कमेंट शो हो रहे हैं मेरे को यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अगली जो संख्या आती है वो आती है हमारी सम संख्या, और एक आती है हमारी विषम संख्या। देखिए, मैं थोड़ा सम संख्या के बारे में लिख देता हूं। सम संख्या किसे बोलते हैं, इवन नंबर किसे बोलते हैं? वे संख्याएं या वे नंबर जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता हो। सिंपल सी डेफिनेशन से बस आपको समझना है। ठीक है, तो लिख लीजिए एक बार कि वे संख्या या नंबर जिनमें 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 दो का पूरा पूरा भाग जाता हो। ठीक है, तो वे संख्या जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता हो, सम नंबर यानी सम संख्या या फिर इवन नंबर कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि सर 45 24। ठीक है, आगे में आपको धीरे धीरे सारी चीज समझ में आ जाएगी, इसमें इतना कोई टेंशन ही नहीं है ना। आपको इनके कोई डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, बस जब मैं आपको विभाजिता के नंबर बताऊंगा, जब विभाजिता का रूल पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, तो उस केस में मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। अभी मैं मोटी मोटी एक बार इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो हम नंबर्स पढ़ रहे हैं ये क्या होता है। बाकी इनके रूल वगैरह जो है वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन मत लो। ठीक है, जैसे बात करूं मैं आपको, 30 हो गया। ठीक, एक और बड़ी संख्या ले ले, जैसे आप बोलोगे सर आपको कैसे पता है कि इनमें पूरा पूरा दो का भाग जाता है? वो आपको भी पता चलेगा। वो कब पता चलेगा? जब मैं इनके विभाजिता के नियम बताऊंगा। ठीक है, कि दो का विभाजिता का क्या नियम होता है। दो का विभाजिता का नंबर होता है कि लास्ट का जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई का अंक है, अगर वो सम है, वो इवन है, तो पूरी की अगर उसमें दो का भाग जा रहा है तो उस पूरी की पूरी संख्या में भाग दो का जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको समझा। अब मैं विषम की बात कर लेता हूं। तो डेफिनेशन जो है सेम इसकी उल्टी हो जाएगी। तो लिखिए, वे संख्या या नंबर जिनमें दो का ध्यान से रखना, वही डेफिनेशंस लिखिए, जिनमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, नहीं जाता हो। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप एग्जाम्पल देखिए थोड़ा सा, देखिए 45 9 311। ठीक, ये भी है। ठीक, तो ये सिंपल सी बात है। जैसे 23 हो गया, ठीक है, 29 हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो ये संख्या है। तो थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। हाँ भाई, बहुत बढ़िया जी। ठीक है।
अजय कुमार बोल रहा है, और कौन बोल रहा है? संजू, ठीक है। क्या बात क्लियर हुई आपको यहाँ तक? ठीक है, देखिए फिर से थोड़ा सा फ्लो बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको पूर्णांक बता रहा था, ठीक है। पूर्णांक में मैंने आपको बताया कि भैया प्राइम नंबर क्या होते हैं, भाज्य यानी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, और उसके बाद में मैंने आपको क्या समझाया, उसके बाद में मैंने आपको समझाया कि भैया इवन नंबर क्या होते हैं और ओड नंबर क्या होता है। ठीक है, बेसिक बेसिक सी रामायण है इनकी। ठीक है जी। अब थोड़ा सा आप एक हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, और थोड़ा सा मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए एक तरफ आप लिख लीजिए अभाज्य संख्या, एक तरफ आप लिख लीजिए अभाज्य संख्या, इतना क्यों बन रहा है भाई, और एक तरफ लिख लीजिए आप भाज्य संख्या। ठीक है, देखिए इनकी डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इनकी डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके जो लॉजिक है वो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कैसे? जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि जो अभाज्य संख्या होती है वो ऐसी संख्या होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक, तो मैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल की बात करूं और मैं एक छोटा सा एग्जांपल रखूं आपके सामने, तो मैंने रखा जैसे सिंपल सा बात है, मैंने रख दिया 5। ठीक है, मैंने क्या रखा? 5 रखा। अब आप ये बोलेंगे कि सर 5 आपने रखा, बहुत बढ़िया, देखिए एक तो इसमें किसका भाग जाएगा? 1 का जाएगा, और एक इसमें किसका भाग जाएगा? तो आप बोलोगे सर 5 का, या अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। दूसरी चीज मैं आपसे ये बोलूंगा इसके गुणनखंड करो, तो आप बोलोगे कि सर इसके गुणनखंड भी 1 और 5 ही है। यानी गुणनखंड का क्या मतलब है कि वे गुणनखंड जिनका आपस टुकड़े जिनका वापस उस संख्या में भाग जाता हो, तो 1 का भी जाएगा 5 का भी जाएगा। तो आपने देखा होगा कि यार इसके तो जो है फिक्स्ड 2 ही गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं? 2 ही गुणनखंड फिक्स्ड। ठीक है, 2 के अलावा इसके कोई गुणनखंड ही नहीं होते, फिक्स्ड 2 फैक्टर। आप लिख लीजिए 2 फैक्टर। ठीक है, गुणनखंड लिख लीजिए, गुणनखंड। यानी यहां से मुझे एक चीज और समझ में आई अभाज्य संख्या की, कि वह संख्या जिसके फिक्स 2 ही गुणनखंड होते हैं, इसके अलावा उसके न तो एक गुणनखंड होता है और नहीं उसके 3 गुणनखंड होते हैं। फिक्स्ड 2 गुणनखंड है, एग्जिट 2 गुणनखंड होते हैं, इसके 2 फैक्टर होते हैं जो आपने देखा। ठीक, अब मैं एग्जांपल की बात करूं इसकी भाज्य की, जैसे मैंने ले लिया, क्या ले लिया मैंने ले लिया जैसे 10, मैंने 10 ले लिया। तो देखिए 10 के गुण अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो एक तो इसका 1 हो गया, एक अगर मैं इसकी बात करूं 2 हो गया, एक इसकी मैं बात करूं 5 हो गया, और एक इसकी मैं बात करूं 10 हो गया। ठीक, तो इसके देखिए आप फैक्टर देखिए कितने बन रहे हैं। इसके आप फैक्टर देखेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए 1 2 3 4 फैक्टर बन गए। तो अभाज्य संख्या होती है, जो भाज्य संख्या होती है उसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, ध्यान से समझना, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, है ना। वह संख्या जिसके टू प्लस ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब 2 प्लस का मतलब हो गया 2 से ज्यादा होंगे हमेशा। एक छोटा सा एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे हमने ये पहला एग्जाम्पल लिया इसका, एक छोटा सा एग्जाम्पल में और ले लेता हूं। जैसे एक मैंने ले लिया 4, एक में 4 लेता हूं तो देखिए आप 4 1 का भी है, 2 का भी है, ठीक है, और 4 का भी। तो देखिए 3 गुणनखंड हमें प्राप्त हो रहे हैं, यानी 2 प्लस गुणनखंड हमें प्राप्त हो रहे हैं ना। तो इसका मतलब यही आपको समझ में आना है कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है। हाँ जी भाई, सही चल रहा है, बहुत बढ़िया जी। मुकेश कुमार बोल रहा है भाई ये हिंदी मीडियम बैच है तो इंग्लिश में कहां से पढ़ा देंगे? ठीक है, जब हिंदी मीडियम बैच है तो इंग्लिश में कहां से पढ़ा देंगे?
ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि भैया भाज्य संख्या होती है ना, उसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, यानी 3 गुणनखंड तो उसके मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, 3 गुणनखंड तो मिलेंगे, चाहे कोई सी भी संख्या हो उसके 3 तो मिलेंगे। एक एग्जांपल और देख लीजिए एक बार आप। ठीक है, जैसे मैं बात करूं 6 की, देखिए 6 में आप देखेंगे, आप 6 का देख लीजिए एक बार। आप 6 का देखेंगे तो आप पाएंगे सर 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, और 4 6 हो गया। तो आप देखिए कितने गुणनखंड हुए इसके, कितने फैक्टर हुए। आप बोलोगे सर इसके 4 फैक्टर हो गए, 3 भी हो गया, 6 भी हो गया, 2 भी हो गया, 1। तो अभाज्य जो होते हैं ना, उनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, सॉरी भाज्य के, और जो अभाज्य होते हैं उनके फिक्स्ड 2 ही गुणनखंड होते हैं। बात क्लियर हुई आप भाई, यहां तक चीजें समझ में आई। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। देखिए आप मैथ को सीखेंगे तो सीक्वेंस में ही सीख पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे हैं, नंबर्स पढ़ रहे हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, उनकी बेसिक सी थ्योरी क्या होती है, उनकी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, ठीक है। क्या प्राइम नंबर होता है, क्या कंपोजिट नंबर होता है, ठीक, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। क्या भाज्य होता है, क्या अभाज्य होता है, क्या आपका इवन होता है, क्या ओड होता है, पूर्णांक क्या होता है, ये तमाम तरीके की बेसिक बेसिक सी डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे चले, देखिए आगे एक नया पॉइंट जुड़ता है यहाँ पे, और वो नया जो पॉइंट है वो है आपका सहअभाज्य संख्या, जिसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम? को प्राइम नंबर बोलते हैं। ये बहुत ही काम की चीज है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए को प्राइम नंबर ये एक अलग ही महाभारत चलती है इसकी, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या इसका क्या मतलब? देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि वे दो संख्या, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं पहले तो मैं, कि वे दो संख्या, वे दो संख्या, वे दो संख्या जिनका जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1 हो। बिल्कुल शॉर्ट में, वे दो संख्या जिनका HCF क्या हो, 1 हो। इसका क्या मतलब हुआ? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ पा रहे हैं? अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो थोड़ा समझिए। जैसे मैं आपको ये बोलूं यार मुझे बताओ 4 और 5 ये दोनों संख्या सहभाज्य है क्या? तो आप बोलोगे कि हाँ सर बिल्कुल है, क्योंकि इन दोनों का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 1 है। देख पा रहे हैं ना, 1 है इनका, 1 है। समझ पा रहे हैं? अगर मैं आपसे बात करूं कि 6 और 4 का बताओ, तो आप बोलोगे कि सर देखिए क्या बात कर दी, इनका तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। देखिए 2 का 6 में भी जा रहा है और 4 में भी जा रहा है, तो ये क्या नहीं हो सकती, ये सहभाज्य संख्या नहीं हो सकती, ये को प्राइम नंबर नहीं हो सकती। समझ पा रहे हैं ना? तो ये नहीं है। समझ पा रहे हैं? अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले लूं, जैसे 11 और 13 की बात करूं, तो आप बोलोगे सर हाँ जी बिल्कुल 11 और 13 जो है ये भी सहभाज्य है, आपस में को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका भी जो HCF है वो क्या है, 1। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? तो सिंपल सा डेफिनेशंस आपको ये अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं एक छोटा सा यहां आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे मैंने लिखा कि भैया 25 और 35 बताओ, 25 और 35 क्या अभाज्य संख्या है क्या, क्या को प्राइम नंबर है? तो आप बोलोगे कि सर नहीं, क्योंकि 5 इसमें भी जा रहा है, 5 इसमें भी जा रहा है, ठीक है, 7 इस 5 का जा रहा है ना, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं हो सकते, तो यह नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये नहीं है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि को प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है, जिनका जो HCF होता है वो क्या हो, 1 हो, ठीक है।
क्लियर हुई बात? सर डीपली एंड फ्रॉम बेसिक से ये क्या चल रहा है यार? तुम ऐसे कमेंट करते हो कि मतलब ये इतना डीप जो आपको समझा रहा हूं इससे डीप कोई हो सकता है? तसल्ली से जब क्लास चल रही है उसको क्लास को लो। मैं मेरी तरफ से आपको इतना करा दूंगा कि आप खुद ये बोलोगे कि सर बस बहुत हो गया, अब हमारी हिम्मत नहीं है ज्यादा पढ़ने की। मैं इतना करा दूंगा आपको, आप खुद ये बोलोगे मुझे कि सर अब हमारी पार नहीं पड़ेगी, बस बहुत है। ठीक है, आया तो तुम दिल्ली पुलिस की तैयारी करने हो, लेकिन तुम्हारे इतनी अच्छी मैथ हो जाएगी कि पूछो मत। लेकिन मैंने दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल है ये, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो दिल्ली पुलिस वाले बच्चे थोड़ा स्पेशल ध्यान दें। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस का बैच है, तो मैं दिल्ली पुलिस के हिसाब से इसमें मैथ कराऊंगा। ठीक है ना? बस तुम ये बोलोगे कि सर बहुत हो गया, अब हमसे नहीं होगा। सही है सर, ओके सर, ओके। क्लियर हो गई यहां तक बात? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देखिए अब एक बार वापस आइए, मैं आपको क्या पढ़ा रहा था। आप यहां आइए एक बार। सबसे पहले हमने क्या देखा? रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर हमने देखा। रियल जो नंबर होता है उसको हमने दो पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट कौन सा था? पूर्णांक का था। दूसरा पार्ट कौन सा था? डेसिमल का था। फिर हमने जो पूर्णांक है, आपने देखा पूर्णांक को हमने इस तरीके से डिवाइड कर दिया, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, और एक स्पेशल केस हमने देख लिया, ये अभाज्य संख्या अगर भाज्य संख्या में क्या होता है, ये देख लिया। उसके बाद में हमने एक स्पेशल पॉइंट ये देखा कि अभाज्य को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये मैंने समझा दिया आपको। अब क्लासिफिकेशन हमारा यहाँ पे क्या होता है कि जो रियल नंबर में जो पूर्णांक होता है, जो इंटीजर होता है, उनको हमने यहाँ खत्म किया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आगे जो हमारा दूसरा जो पार्ट था वो था डेसिमल का, दशमलव। ठीक है, डेसिमल का दशमलव। जीरो लेवल से क्या बना दोगे? हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहां समझते थोड़ा सा। देखिए डेसिमल क्या होता है, इसमें एक पार्ट होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, मेरी बात को समझना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में भी देखे जाए तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, NTD, है ना? क्या मतलब हुआ इसका? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये इसका मतलब। समझ पा रहे हैं? इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं। एक होता है ND, सॉरी TD, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस पे मत जाइएगा, आपको इनमें है क्या चीज वो समझना है, आपको आना है। ठीक है, जैसे मैं आपसे एक छोटा सा बात करूं, क्या बात करूं, और मैं आपसे एक चीज पूछूं कि मुझे एक चीज बताओ कि आप एक में चार का भाग लगाओ, तो आप लगाएंगे तो आप बोलोगे कि सर देखिए एक में चार का भाग लगाते हैं तो पॉइंट, फिर जीरो, फिर पॉइंट चिपकाएंगे, 10 हो गया, तो फिर कितना हो गया? 2, फिर कितना हो जाएंगे? तो आप बोलोगे सर ये हो गया 25। तो आपने ये देखा, क्या देखा आपने? आपने ये देखा कि पॉइंट के बाद में पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, पॉइंट के बाद में पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। तो पॉइंट के बाद में पूरा पूरा भाग चला गया, इसका मतलब जो दशमलव था वो हमारा शांत हो गया, जो दशमलव था वो हमारा शांत हो गया। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा, इसकी कहानी हमें यह समझ में आती है कि जो टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होता है वो होता है कि जब दशमलव के बाद जब किसी संख्या में हम भाग देते हैं और वो भाग पॉइंट के बाद में पूरा पूरा चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव भिन्न, सॉरी शांत दशमलव। समझ में ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही आपके? क्लियर हुई? ठीक है, बहुत बढ़िया जी। अब आगे समझते हैं। इसके कोई मतलब नहीं है, इससे कोई क्वेश्चंस भी नहीं आने हैं, ठीक है, लेकिन मेरे को बताना जरूरी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है,
इसका कोई मतलब नहीं है वैसे, लेकिन ये समझाना जरूरी है, ठीक है। अब जो मेन काम की बात आती है ना, वो होती है अशांत। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अशांत। इसका क्या मतलब है, जरा ये समझिए मेरे बात को, कि जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या है वो पॉइंट के बाद में चलती जा रही है। 1 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 9 हो गया, इस तरीके से वो चलती जा रही है। तो आप ये पाएंगे कि सर इसके अंदर जो दशमलव है वो शांति नहीं हो रहा, वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, शांत हो ही नहीं रहा। अब आप ये बोलेंगे कि सर ये बात तो आपकी समझ में आ रही है कि शांत नहीं हो रहा, लेकिन सर यहाँ पे ये भी तो केस हो सकता है कि या तो कोई पर्टिकुलर नंबर वो रिपीट होता चला जाए, या फिर कोई पर्टिकुलर 2 डिजिट रिपीट होते चले जाए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल की बात करूं, आपको यहां समझाने की बात करूं, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप 1/3 की बात कर लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये भैया कितने बार जा रहा है, 0.3 0.3 0.3 0.3 चलता ही जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि सर ये है तो अशांत, मतलब शांत नहीं हो रहा, लेकिन इसमें पिक्स पैटर्न बन गया। और पिक्स पैटर्न क्या बन गया कि दशमलव शांत नहीं हो रहा। दशमलव शांत नहीं हो रहा मतलब एक डिजिट जो है बारी बारी से रिपीट होती चली जा रही है। तो यहाँ दो केस बन जाते हैं। दो केस क्या बन जाते हैं, एक होता है रिपीटिंग अशांत दशमलव भी, ठीक है। रिपीटिंग का मतलब कोई यूनिट, कोई नंबर वो रिपीट हो। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसको आप ऐसा समझिए कि जैसे मैं 1/3 की बात कर लेता हूं, तो आप बोलोगे कि सर ये जा रहा है 0.33333, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई संख्या हो गई 42 42 42, ठीक है। तो ये है तो अशांत, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिपीटिंग बन रही है, एक जो संख्या है वो रिपीट हो रही है। तो इसके दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, और एक होता है आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा समझना है। तो इसमें क्या केस बनेगा, इसमें केस ये बन जाएगा जैसे कोई संख्या हो गई वो चलती जा रही है, जैसे 5 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरीके से जो है वो चलती जा रही है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है उसका, ठीक है। तो इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि भैया चल तो रहा है ये, यानी हो क्या रहा है, अशांत है, लेकिन यहाँ कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, हर कोई संख्या अलग अलग आ रही है, ना दशमलव शांत हो रहा है ना, और दूसरी चीज कोई संख्या भी फिक्स पैटर्न पे नहीं चल रही। जबकि यहाँ देखिए, यहाँ उल्टा था, यहाँ क्या हो रहा है कि अशांत तो है दशमलव, लेकिन वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, एक एक बारी बारी से रिपीट हो रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो ये दो पार्ट होते हैं इसके, अशांत दशमलव भेद के। राजेश जांगीर, यस सर। बात आपको यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे हो? मोनिका भारद्वाज, यस सर। संजू, मोनिका, क्लियर है सर। मजा आ गया भाई, मजा ही आना चाहिए, और तो फिर मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ। यहां तक क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़े। देखिए आगे, ये बड़ी काम की चीज है। एक है परिमेय संख्या, जिसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर, एक होता है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। एक होता है आपका रेशनल नंबर, एक होता है आपका इरेशनल। क्या होता है, क्या है ये कहानी, इसको थोड़ा समझते हैं। और इसका जो कनेक्शन है, इन दोनों का ही जो कनेक्शन है ना, वो डेसिमल के साथ में है, ठीक है। डेसिमल के साथ में इनका कनेक्शन है।
और डेसिमल के लिए कौन सा कनेक्शन है, वो कनेक्शन इनका है इनके साथ में, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के साथ। कैसे कनेक्शन है अभी मैं समझाता हूं। देखिए जो परिमेय संख्या होती है, जो रेशनल नंबर होता है, वो क्या होता है, वो होता है कि वे संख्या जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या वे संख्या जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे आप लिख देंगे कि 3/4, ठीक है, आप लिख देंगे सर 5/6, आप लिख देंगे 7/9, ठीक है। आप ये पाएंगे कि सर इनको हम P बटा Q के रूप में लिख रहे हैं, लेकिन इसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि यहाँ Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 हो गया तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मान लो कि 2 है और Q की वैल्यू हमने 0 रख दी, तो किसी भी संख्या में जब 0 का भाग देते हैं तो इन्फिनिटी आता है। तो फिर ये तो P बटा Q के रूप में हुई नहीं, ये कोई P बटा Q के रूप में थोड़ी हुई है, तो ये कैसे नहीं बनता है, ठीक है। तो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान बाकी कुछ भी हो जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, समझ में आ गई, यानी Q का मान। अब आती है अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या का सेम उल्टा प्रयोग हो गया कि जिनको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। अब इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, इसका एग्जाम्पल होता है जैसे √2, √3, और एक स्पेशल केस जो है इसमें बनता है वो है आपका पाई। अभी समझाता हूं आपको कैसे। एक इसमें स्पेशल केस बनता है आपका पाई, ठीक है, एक बनता है इसमें पाई। देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 पॉइंट, ये होती है कुछ, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू क्या होती है बताइए जरा, √3 की वैल्यू बताएंगे कोई, मुझे अच्छे से याद नहीं है, मुझे √3 की वैल्यू बताओगे कोई? तुम्हें भी याद नहीं मूर्खो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, ये समथिंग समथिंग कुछ कुछ होती है, ऐसी उनकी क्या होती है, वैल्यू होती है। तो आप जरा सोचिए, क्या इन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है? आप बोलोगे सर नहीं। इन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है? आप बोलोगे सर नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, ये संख्या जो है चलती रहती है, ठीक है। दोबारा से लिख देता हूं, ओके। अब अगर मैं बात करूं पाई, तो आपने देखा होगा कि सर पाई की वैल्यू होती है 3.14, लेकिन आप में से कई लोग ये बोलेंगे कि सर पाई की वैल्यू तो हम 22/7 रखते हैं। देखिए मेरी इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आप बोलोगे सर अगर पाई की वैल्यू आप, हम तो 22/7 लेते हैं और आप जो है इनको 0.3 ही लिख रहे हैं। देखिए वैज्ञानिक जो थे, जो मैथ के जो हीरो थे जिन्होंने बनाया था, उन्होंने इसको समथिंग समथिंग करके इसका मान जो है एक एग्जिट ले जाके फिक्स कर दिया था कि हाँ भाई इसका मान हम 22/7 ले सकते हैं। तो अगर इसको 22/7 ले लिया तो इसका मतलब तो P बटा Q हो गया, और P बटा Q हो गया तो फिर इसको तो रेशनल नंबर में होना चाहिए, फिर आपने पाई यहाँ पे क्यों लगा। देखिए इन्होंने समथिंग समथिंग करके माना है इसको, ये एग्जिट मान नहीं है इसका 22/7, एग्जिट मान तो ये चलता है इसका, जो चलता ही रहता है, ठीक है। तो इन्होंने ये कुछ माना है, तो इस वजह से जो पाई का जो वैल्यू है वो इस तरीके से, इस फॉर्मेट में 3.14 इस तरीके से ये आता है आपका, किसमें, आप बोलोगे सर ये आता है आपका एप्रिल। मेरी बात क्लियर हो गई, मेरी बात क्लियर हो गई। देखिए आप एक चीज गौर से फरमाएंगे और ध्यान से समझेंगे ना, तो आप ये पाएंगे कि √2 जो होता है वो अलग अलग मान से चलता ही रहेगा, यानी √2 जो होता है ना 4 1 4 कुछ 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 चलता ही रहता है, फिर ये चलता रहेगा 0.732 कुछ 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 चलता ही रहता है। इसी तरीके से पाई का मान कुछ 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 चलता ही रहता है, ये अपने अलग अलग फॉर्मेट में है ना।
तो आप देखेंगे कि यार ये जो संख्या होती है ना, ये दशमलव शांत नहीं हो रहा है इनका, दशमलव शांत नहीं हो रहा। तो इसका मतलब आपने देखा होगा ये अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है। तो अशांत दशमलव में कौन सा, तो अशांत दशमलव में कौन सा, तो इसको पूरा ही फॉर्मेट आप रखेंगे किसमें, जो नॉन रिपीटिंग है उसमें हम इसको मान रखेंगे। जो अपरिमेय संख्या होती है ना, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वो इस फॉर्मेट की, अपरिमेय संख्या जो होती है वो इस फॉर्मेट, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या जो होती है वो इस फॉर्मेट में होती है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग में। और इसमें जो होती है, इसमें जो होती है, इसमें होती है परिमेय संख्या। अभी मैं बताता हूं क्यों होगी परिमेय संख्या। ये होती है आपकी परिमेय संख्या। क्यों होती है, क्योंकि आपने देखा कि परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और जब मैं आपको आगे बार बताऊंगा कि जब एक ही अंक बारी बारी से रिपीट होता है तो उस पर हम बार लगा देते हैं ना, तो बार हटाते हैं तो वो p बटा q बन जाता है, और p बटा q बनता है तो वो परिमेय संख्या हो गई। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, हम उनका बार नहीं हटा सकते, इस वजह से वो अपरिमेय संख्या। नहीं नहीं, आवाज में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आवाज सही है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए, तो ये हमारा यहाँ तक जो क्लासिफिकेशंस है वो मुझे लगता है कि हमने अच्छे से खत्म करा है, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशंस यहाँ होता है खत्म। अब हम चलते हैं यूनिट डिजिट पे, इकाई का अंक। अब हम यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक पर चलते हैं। तो भाई सभी लोग जो हैं आ जाएंगे, ठीक है, आ जाएंगे, क्या है ही सभी लोग, आगे चले। तो ये हमारा पहला पॉइंट जो है नंबर सिस्टम का, जो हम क्लासिफिकेशंस देख रहे थे नंबर्स का, वो खत्म होता है यहाँ पे। और अब जो है हम आगे चलते हैं, और अब हमारा अगला जो पॉइंट है आज का वो है यूनिट डिजिट। यहाँ से कई तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा अभी, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इसमें। देखिए, इसमें हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है जी। बिल्कुल, आप ये बोलने लग जाओगे कि सर बहुत हुआ, अब हमारी हिम्मत नहीं है, आज के लिए सर इतना ही। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए भाई, देखिए नाम से ही प्रतीत हो रहा है यूनिट डिजिट, नाम से ही प्रतीत हो रहा है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या मतलब है भाई इसका, इसका मतलब है इकाई का अंक। क्या है, इकाई का अंक। और इकाई का अंक का क्या मतलब हुआ, इकाई का अंक का क्या मतलब हुआ जरा बताओगे मुझे। इकाई का अंक का क्या मतलब हुआ, इकाई का अंक का मतलब यह हुआ कि सर जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे कोई भी संख्या हो गई सर, जैसे ये, तो मैं आपसे बोलूंगी इसका इकाइकांक क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका जो इकाइकांक है वो है 3, ठीक है। मैं आपसे एक छोटा सा और एग्जांपल पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ भैया, ये बताओ कि जैसे इसका इकाइकांक क्या है, तो आप बोलोगे सर इसका जो इकाइकांक है वो है 5। आपको ये तो समझ में आ गया कि सबसे लास्ट का जो अंक होता है वही क्या होता है, हमारा इकाइकांक होता है। समझ में आ गई बात। ओके, ओके ओके, आवाज में तो यार ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरी तरफ से तो ओके है। समझ में आई। देखिए, तो इसमें ऐसा तो क्वेश्चंस आने से रहे, ऐसे क्वेश्चंस इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। तो कैसे आएंगे थोड़ा समझते हैं, अभी मैं इसका थोड़ा बेसिक सा समझा रहा हूं आपको। जैसे मैं बात करूं कि भैया हमारे पास कोई डिजिट है कि 11 और 12, और मैं आपसे बोलूं कि इसका इकाइकांक बताओ, इसका इकाइकांक बताओ, आप क्या बताएंगे, तो आप बोलोगे कि सर इकाइकांक होगा 11 को इससे करूंगा तो 132 होगा,
और 132 के अंदर जो इकाई का अंक है वो होगा हमारा 2। तो जो राइट आंसर है सर वो 2 होगा, यही हमारा इकाई का। लेकिन ये तो बच्चों वाले सवाल हो गए, ये थोड़ी आएंगे एग्जाम में। ये नहीं आएंगे तो फिर क्या आएंगे? ये नहीं आएंगे तो फिर क्या आएंगे, जरा समझिएगा। ठीक है, एक थोड़ा सा एग्जांपल और ले लेता हूं समझाने के लिए मैं आपको। जैसे जैसे मैं आपसे बोलूं कि भैया मुझे एक चीज बताओ, आप क्या बताएं भैया? जैसे 45, ठीक है, ये है, और मैं आपसे पूछूं कि इसका इकाई का अंक बताओ, तो आप बोलोगे कि सर कैसी बात कर दी आपने, जोड़ देंगे 2 और 1, तो लास्ट में जोड़ने पर आएगा क्या? 3 ही आएगा, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 3 आएगा। तो आप क्या बात कर दी सर? बच्चों वाले सवाल मत पूछो मैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब जरा समझिए, अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, और गौर फरमाने का मतलब क्या है वो ये है, देखिए जरा इस सवाल को करिए पहले, ठीक है, इसको करिए। देखिए, आपको जब भी आपको इकाई का नंबर चाहिए, दिख रहा है ना, जब भी आपको इकाई का अंक चाहिए, जब भी आपको इकाई का अंक चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे जरा इसमें समझने की कोशिश करना। जब भी आपको इकाई का अंक चाहिए तो आप कुछ भी ना करें, उसके लास्ट का जो इकाई का अंक है आप उसे उठाओ, उसका जो लास्ट का इकाई का अंक है आप उसे उठाओ। आप 132 गुणा ना करके आप सीधा सीधा क्या कर देते? आप 132 गुणा ना करके आप इसका इकाई का अंक 1 उठा लेते, इसका इकाई का अंक 2 उठा लेते, और गुणा करते तो 2 भी हमारा आंसर आ रहा। ठीक है, तो कभी भी आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कभी भी इकाई का अंक निकालने के लिए पूरी संख्या की हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लास्ट का इसका यूनिट डिजिट उठा के उसको सोल्व कर लें। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे मान लो कि भैया ये एग्जांपल है, जैसे मैं बात करूं कि जैसे मान लो ये लिख देते हैं ना, यही लिख देता हूं। जैसे मान लो कि 4 हो गया 41 मल्टीपल 42 मल्टीपल 43 हो गया। तो आपको क्या करना है? आप बोलोगे सर इसका हम इकाई का अंक लेंगे, तो इसका इकाई का अंक 1 हो गया, इसका इकाई का अंक 2 हो गया, इसका इकाई का अंक 3 हो गया। तो गुणा करेंगे तो गुणा कितना पाओगे आप? 1 1 2 कितना हो गया? 6। इसका इकाई का अंक कितना हो गया? 6। यही हमारा है। और एक तरीका क्या था, नहीं तो आप 41 को 42 को 43 को गुणा करते फिर बताते, लेकिन नहीं, हमें क्या करना है? हमें केवल उसके इकाई का अंक से मतलब है। ठीक है, चलो ठीक है, अब जरा सवाल पे आते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको जो घात वाले हैं उनको कैसे करना है, देखिए ये भी आएंगे आपके पास, इनको कैसे करना है वो मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले हम धीरे धीरे से बिल्कुल जीरो लेवल का रद्दी सवाल उठाएंगे पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर घातांक वालों को कैसे करना, सारा कुछ समझा दूंगा, टेंशन मत लो। पहले धीरे धीरे लेवल पे आएंगे, पहले जीरो लेवल से सवाल उठाएंगे। ठीक है, वो जब आएगा सवाल तो मैं समझाऊंगा। सही चल रहा है? अभी से ठीक है, ठीक, ओके 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 ओके। देखिए, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर? देखिए इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझते हैं, कोशिश करते हैं क्या कहना चाह रहा है ये बोल रहा है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई का अंक बताओ। अब अगर आप सवाल तो दिख रहा है आपको अच्छे से, इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा बड़ा करूं क्या? देखिए, ये देखिए क्या है इसका मतलब, ये बोल रहा है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्या। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि जैसे मैंने आपको क्लासिफिकेशंस बताया, वर्गीकरण मैंने आपको बताया, तो मैंने आपको समझाया था कि पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होता है, वे नंबर जो जीरो से चालू होते हैं। तो इसका मतलब 111 पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा है। तो 111 पूर्ण संख्या कब बनेगी, जरा सोचना इस बात को और समझाना मुझे, जरा सोचना इस बात को और मुझे समझाना कि 111 जो संख्या है वो कब बनेगी।
तो पूर्ण संख्या कहां से चालू होती है? तो आप बोलोगे सर पूर्ण संख्या तो जब चालू होती है वो तो जीरो से ही होती है, जीरो से ही चालू होती है। इसका मतलब 0 1 2 3, ठीक है। और ये इस तरह कहां तक चलेगी? आप बोलोगे सर इस तरफ चलेगी ये 110 तक। आप बोलोगे सर ये क्या हुआ? यहाँ पर तो 111 लिखा हुआ है। मेरे दोस्त, मेरे बंधु, यहाँ पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा है, ठीक है, पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा है। तो आप बोलोगे कि 1 से लेके 1 2 3 110 तक चलेंगे तो 110 तो यही होगी, प्लस ये 0 हो गई ना 111 पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से चलती है। तो 1 से तब आप 110 तक जाओगे तो 110 तो हो गई, लेकिन आप 0 को भी तो भूल रहे हैं, तो इसमें 0 भी शामिल है। तो 0 शामिल है तभी तो पूर्ण संख्या बनेगी। इस वजह से 0 को शामिल करते ही कितनी हो जाती है? 111 हो जाती है। तो आप देखेंगे कि ये कौन सा ग्रुप बन गया? पूर्ण संख्याओं का ग्रुप बन गया। लेकिन आपके सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, और वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर इनका योग कैसे करेंगे? तो जरा मेरी बात को समझना। आप जब मैं आपको आगे समझाऊंगा ये चीज मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कभी भी जो संख्या 1 से चालू होती है और वो अनंत तक चलती है, n तक चलती है, तो उनका हम योगफल कैसे करते हैं। यहाँ इतना समझ लो, अगर मान लो आपको किसी भी संख्या का योग चाहिए 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक अगर आप इन संख्याओं का आपको सम चाहिए, तो आप इस केस में क्या करेंगे? आप इस केस में करेंगे n कोष्टक n+1 बटे 2, ठीक है। ये जो है एक फॉर्मूला है जिससे हम संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे। इसको मैं डिटेल में आगे आपको और समझा दूंगा। तो आप देखिए कि सर 1 से लेकर n तक जाना है, 0 को जोड़ो या मत जोड़ो इसका कोई बेनिफिट ही नहीं है, तो मैं 1 से लेकर 10 तक जोड़ लेता हूं इस फॉर्मूले से। तो आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे क्या कि n की वैल्यू कितनी है? 110, ठीक है। अंदर कितना हो जाएगा? 111, ठीक है। काटेंगे तो ये कितना कट जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये 55, ठीक है। अब आप 55 को 111 से करेंगे तो आपको पता है कि 55 को जब मैं 111 से करूंगा, आपको तो केवल लास्ट का डिजिट उठाना है, लास्ट का उठाना है। तो 5 गुणा 1, आंसर क्या आना है? 5। या फिर आप डायरेक्ट यही दिमाग लगाओ ना, ये तो मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूं। अदरवाइज आप देखेंगे कि सर 55 आ गया और 111 से मल्टीपल करना है तो 5 ही तो आना है, क्योंकि लास्ट में 5 1 से गुणा होता है, ठीक है। तो आप कॉमन सी बात यहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हाँ भाई, समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दो पहले। चलिए गए भाई क्लास बच्चों की। पांच, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो इस सवाल को ऐसे करना है। आगे चले, अब ये करिए, देखिए जरा इस सवाल को करना सभी, करो जरा। देखिए ये बोल रहा है कि भैया इनका हमें इकाइकांक बताना है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इनका इकाइकांक उठा लेना है, ठीक है। यहां से 1 उठाएंगे, यहाँ से 2 उठाएंगे, यहाँ से 3 उठाएंगे, यहाँ से 4 उठाएंगे, यहाँ से 5 उठाएंगे, ठीक है। अब जरा सोचिए इस चीज को, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा आप हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है, और एक पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। एक पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे नोट लगा के इसी सवाल पे, ठीक है। वो बहुत काम की चीज है। देखिए देखिए दोस्तों, ये जो 5 है ना, 5 ये बड़ी काम की चीज है, ठीक है। 5 को जब भी आप, दो संख्या होती है, 5 को जब भी आप किसी इवन नंबर से गुणा करोगे ना, इवन नंबर से, ध्यान से समझना, ये बहुत ही काम की चीज है। जब भी आप किसी इवन नंबर से इसको गुणा करोगे तो आंसर क्या आना है? यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। और अगर आप 5 को हमेशा किसी ओड नंबर से गुणा करोगे, ओड नंबर से, ओड का मतलब समझ रहे 1 2 3 से, तो हमेशा यूनिट डिजिट 5। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, 5 एक ऐसा रूल है कि ये अपने आप में बहुत धुरंधर है,
ठीक है, ये बहुत ही काम की चीज है जो मैं आपको समझा रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, 5 एक ऐसी संख्या है जिसको कभी भी आप सम संख्या से गुणा करेंगे। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल की यही बात कर लेता हूं, एक बार आपको समझाता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए मुझे करना है 5 को कोई इवन नंबर ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 20। आप होंगे तो कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 100। तो देखिए आप 100 में यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है आपको, 0। तो इवन नंबर है ना 20। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैंने 5 को ले लिया 3 से, जो ओड नंबर है, तो आप पाएंगे सर कितना, 15। तो आप 15 में देखिए जो कितना मिल रहा है आपको, यूनिट डिजिट 5। ये बात समझ में आ रही। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि सर देखिए यहाँ पे जो है ना, एक 85 के अंदर 5 है, और आप ये देखेंगे यहाँ पे भी 4 है, दो कोई सा भी एक इवन नंबर से गुणा हो जाएगा, एक किसी से भी। ठीक है, तो 5 जो है यहाँ पे एक इवन नंबर से गुणा हो गया, और इवन नंबर से जैसे ही ये गुणा हो गया तो ये यूनिट डिजिट क्या ले आएगा, 0 ले आएगा, और वो 0 यूनिट डिजिट सभी को 0 कर देगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, हाँ भाई। अरे संदीप महामूर्ख आदमी, बुरा मत मानना, देखो क्लास में कुछ भी बोला जा सकता है। ठीक है, महामूर्ख नहीं है भाई। दो क्यों दे रहा है, किस बात के आए तेरे संदीप दो आंसर? हम्म, यस सर, आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आगे चलिए, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी एप्लीकेशंस पे। ठीक है, मिल जाएगी आपको, टेंशन मत लो। इस सवाल को करिए जरा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, दिख रहा है ना, 167 मल्टीपल 2183 497 मल्टीपल ये है, तो इसका हमें यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सर, आप ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे कि यार ये जो है 187, सभी का हमें यूनिट डिजिट चाहिए। भाई सभी का 7 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक 205 मिल गया, 235 मिल गया, यानी 5 मिल गया। 5 का खेल चलाएंगे यहाँ पे, और सारा एक एक यूनिट डिजिट उठाएंगे, 7 यहाँ से सबसे गुणा करेंगे, तो ये देखिए सारा एक ओड नंबर चल रहे हैं, सारे ओड नंबर हैं। और मैंने आपको क्या समझाया था अभी अभी, कि भैया 5 के साथ में जब भी हम किसी ओड नंबर को लेके आएंगे, किसी भी ओड नंबर को लेके आएंगे, तो हमेशा यूनिट डिजिट जो है वो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है, आगे चले। ये घात वाला है, इसको मैं, और भी कोई घात वाला है क्या, एक बार वो हो तो उनको निपटा देते हैं, फिर घात वाले ही हैं, ये सारे घात वाले ही हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए यहां से थोड़ा सा हम रूल लगाते हैं कि भैया कोई घात की जो हो ना, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, कि जैसे 5 हो गया, इस पर पावर ये होती है, ठीक है, यहाँ पर ये होता है, आपसे पूछेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लो जैसे 26 हो गया, ठीक है, 26 की पावर 47 हो गई, और आपसे पूछेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। ठीक है, ये घातों में चलता है। तो घातांक का क्या रूल है, तो देखिए घातांक का रूल मेरे दोस्तों यह है कि जब भी आपको कोई संख्या घात में है, पावर में है, और आपसे फिर यूनिट डिजिट पूछे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस पावर में, उस घातांक में 4 का भाग लगाएंगे। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पे जब मैं 4 का विभाजिता का नियम बताऊंगा तब आपको मैं और डिटेल में समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखिए मैं आपको ये बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, कि 4 का जो विभाजिता का जो रूल होता है ना, 4 का जो विभाजिता का रूल होता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 का विभाजिता, इसका जो रूल है, विभाज्यता का रूल जो है,
ये रूल क्या बोलता है, ये मैं आपको जब रूल बताऊंगा ना तब समझा दूंगा। देखिए क्या होता है, मैं आपसे ये पूछूं कि भैया कोई संख्या है 52, ये ले लो ये वाली, ठीक है। मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताओ कि इस संख्या में क्या 4 का भाग जाएगा क्या, तो आप क्या करेंगे कि इस पूरी की पूरी संख्या में इस तरीके से भाग देंगे, इसमें इस तरीके से भाग देंगे आप। क्या करेंगे आप, इस तरीके से इसमें चेक करेंगे भाग लगा के, ठीक है, कि जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अगर इस तरीके से चेक करने लग गए तो फिर तो हमारा पेपर पास हो गया हमसे, और फिर हमने नौकरी भी ले ली अच्छे से। ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए हम करते क्या है वो मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, भाज्यता का नियम जब बताऊंगा। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लास्ट के दो 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 डिजिट होते हैं ना, जैसे 15 है ना इसमें, बस इस 15 में ही 4 का भाग देके चेक कर लेते हैं। तो हमने चेक किया कि अगर पूरा पूरा भाग चला जाता है तब तो वो संख्या पूरी की पूरी उस 4 से विभाजित हो जाएगी, और अगर नहीं गया लास्ट के 2 डिजिट में तो वो संख्या पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। तो आप ये पाएंगे तो आप ये बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो रिमाइंडर है 4 3 12, जो रिमाइंडर हमें बचा वो कितना बचा, 3 रिमाइंडर बचा। बात क्लियर हो गई। इसका मतलब ये कह रहा है कि यहां से हमें 2 रूल का पता चला। पहला रूल तो ये पता चला कि 15 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो हमने पता किया कि भैया ये पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। दूसरी चीज मैं आपसे पूछूं कि जब आप इस संख्या में भाग देंगे 5215 में 4 का, तो बताओ रिमाइंडर कितना है। तो भी आप क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट में भाग देके पता कर लेंगे कि रिमाइंडर कितना है। तो पता चल गया, 2 केस का पता चल गया। चेक करना हो पूरा पूरा जा रहा है तो भाग चला जाएगा, रिमाइंडर पूछे तो लास्ट के 2 डिजिट में। इस तरीके से आप इसमें कर लोगे, ये मैं डिटेल में समझा दूंगा। आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल सा प्रोसेस ये करना है कि सिंपल सी बात ये है कि ये जो पावर दिखी हुई है ना 421, इस 421 के अंदर 4 का भाग लगाना है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, अभी अभी बोला कि 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा, ये चेक करने के लिए हमें पूरी की जरूरत नहीं है, हमें लास्ट के 2 डिजिट की जरूरत है। तो हमें 2 डिजिट की जरूरत है तो हम क्या लेंगे, ओनली फॉर हम लेंगे 21 लेंगे, और 21 में जब 4 का भाग देंगे तो हम देखेंगे कि भैया जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। जो रिमाइंडर बचता है, ध्यान से समझना, जो रिमाइंडर बचता है वो इस 5 के ऊपर चिपका दो। फिर समझा देता हूं, मेरा मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप 4 पावर में 4 का भाग देंगे, लेकिन मैं आपसे ये बोलूंगा कि आपको पूरा में नहीं देना, लास्ट के में देना है, और देने पर जो रिमाइंडर है वो आपको लेना है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ये समझा दिया था कि यूनिट डिजिट के लिए हम पूरी 25 नहीं लेंगे, हम लास्ट का इसका इक्का एक अंक लेंगे। तो ये सवाल ये ना हो कि ये सवाल केवल इतना ही है, इतना ही है। इस सवाल को मैं शॉर्ट फॉर्म में इतना ही लिखूंगा, ना कि इतना लिखूंगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इतना ही लिखूंगा, 521 लिखूंगा इस सवाल को, सॉरी 5 की पावर 21 लिखूंगा। मुझे पूरे की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट के लिए लास्ट है, ये चेक करते हैं। भाग चेक करने के लिए रिमाइंडर चाहिए तो लास्ट के 2 डिजिट ले लेते हैं। ये और सवाल में समझ में आ जाएगा। आप ये देखेंगे कि भैया इसके अंदर इतना बन गया, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचा, तो आप बोलोगे सर 1, तो 1 की पावर ये होता है, तो इसका पहले का तो आंसर मिलेगा कितना, 5, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझने की एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं लिख देता हूं ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए। क्या कि मैंने लिखा था अभी, भैया ये बताना है आपको कि 421 है इसकी पावर, आपको इसका जो बताना है वो बताना है यूनिट। तो मैंने बताया कि ये संख्या 25 नहीं है, ये केवल और केवल कितनी है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे शॉर्ट में। और इस तरीके से लिखा तो 4 का भाग देंगे इसके अंदर, और 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर कितना मिला हमें, 1, और यही 5 हो गया, तो यही हमारा यूनिट डिजिट है। यह है इसका शॉर्ट तरीका। संदीप का तो आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा गलत बता रहा संदीप, ठीक है। चलो मैं एक और समझाता हूं आपको यहीं पे, ठीक है। देखिए मैं आपसे बोलूं भैया मुझे ये बताओ कि 543 है और इसकी पावर ये है, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछूं, ये ले लो, है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका यूनिट डिजिट बताओ मुझे आप, तो पहले आप इसको सरल बनाओ, सरल क्वेश्चंस को सरल बनाओ।
मैंने आपको बोला कि हमें यूनिट डिजिट चाहिए तो लास्ट का इकाई का अंक तो उठाएंगे। तो यहाँ पे तो कितना है 3, और 4 का भाग चेक करने के लिए पूरे में नहीं देंगे, ओनली फॉर 21। ये सवाल ये ना होके ये सवाल ये है, ठीक है, ये सवाल ये ना होके ये सवाल ये है, ठीक। तो अब आपको क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग देंगे, रिमाइंडर देखेंगे। रिमाइंडर देखा तो भाई 4 चौक 4 पजामा 20, है ना, 4 पंज 20 हो गया। पजामा हमारे बचपन की आदत पड़ी हुई है भाई, ठीक है, तो हम अपने हिसाब से याद करते हैं, तुम अपने हिसाब से याद करो, ठीक है। तो 4 4 पंजे 20 हो गया, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। तो ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 का मतलब हो गया 3, और यही हमारा आंसर। हाँ भाई चलो अब आ जाओ सवाल पे। अब आपको उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। चलो तो पहले इस चौथे को सवाल को करने से पहले एक बार हम पांचवा सवाल करते हैं, फिर चौथा बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। सवाल ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है सवाल, कि भैया 21 53 की पावर यह है, ठीक है, और इसकी पावर जो है यह है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई बताओ जरा। तो मैंने आपको बोला, क्या बोला कि सिंपल सा फंडा है, इसकी पावर हम कितनी लेंगे, तो आप बोलोगे सर इसका जो हम उठाएंगे वो हम उठाएंगे 3 की पावर, क्योंकि लगा हुआ है, आपको समझ पा रहा है ना आपस में, तो ये क्या होना है, आप बोलोगे सर इसकी पावर हमने ले ली 67, ठीक है, बीच में किसका चिन्ह है, गुणे का, और यहाँ पे 7 की पावर कितनी ले ली हमने 53, ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें जब 4 का भाग देंगे तो भाई कितना होगा, 16 चौके 64, फिर कितना बच गया 3, यानी 3 की पावर यहाँ 3 बच रही है, 3 की पावर 3 बच रही है यहाँ पे, तो क्योंकि रिमाइंडर चाहिए ना हमें, और यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना जाएगा, तो आप बोलोगे 13 चौक 52 हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 1। अब देखिए ये इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, तो 27, 27 का 7 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 7 है, तो कितना हो जाएगा 49, 49 और 49 में 9 मेरा आंसर। 9 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मेरा 9 दिख रहा है, यही मेरा राइट आंसर। चेतना, आप इस सवाल को जब एग्जाम में बैठेंगे, देखिए एप्लीकेशंस पे पढ़ाने में क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक तरीका रहता है, एक सिस्टमेटिक तरीका रहता है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो मजा भी आता है। इस सवाल को जब आप एग्जाम में होते हैं तो करना कैसे है, इसको इस तरीके से करना है कि भैया सबसे पहले कल्पना करनी है, समझना है कि भैया यहाँ से 3 लूंगा, यहाँ से 7 लूंगा, इसमें 67 लूंगा, 67 में 4 का भाग दूंगा तो मुझे पता है 16 चौके 64, 3 बच गया, 3 की पावर डायरेक्ट 3 लिखूंगा, यहाँ 7 लिखूंगा, मुझे पता 52, रिमाइंडर 1 बच गया, ये लिखूंगा, तो 3 ये पता 27 हो गया, 27 में आपने 7 ले लिया, यहाँ से 7 ले लिया, 49, 49 का 9 हो गया। चलो भाई आगे करें, एक बार ये चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी कल करेंगे। देखिए आज पहली क्लास थी, कल से स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। करिए भाई सवाल को, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, मस्ट सवाल है, ठीक है। चेक करता हूं कौन क्या करता है इसका आंसर देके। देखिए बहुत ही सवाल है, सवाल ये बोल रहा है राइट मोस्ट नोन जीरो, यानी 33 की 30 की पावर जो है वो इतनी है, ठीक है, और सबसे दायां और गैर शून्य बताना है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है कि कोई नंबर आएगा, मान लो कि जैसे 3 4 5 6 इस तरह से नंबर आएगा, और साथ में क्या आएगा, इनके जीरो भी आएंगे, ठीक है, जीरो भी आएंगे। आपको ये बोल रहा है कि ये जीरो नहीं चाहिए हमें ये जीरो नहीं चाहिए, हमें इसका जस्ट राइट वाला जो चाहिए वो हमें ये चाहिए, बोल रहा है ना, तो ये चाहिए हमें, तो ये आपको बताना है कि वो कौन सा अंक है, ये कहना ये चाह रहा है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, कहना ये चाह रहा है। तो इसका मतलब मेरा क्या हुआ कि भैया मुझे तो जो है जीरो तो चाहिए ही नहीं है, मुझे जीरो चाहिए ही नहीं है, तो फिर क्या चाहिए हमें, ठीक है,
हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें ये जो डिजिट होगा वो हमें चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात को। अब देखिए कैसे करना है इस सवाल को। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि भैया 30 की पावर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 29 28 लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या पूछना चाहता हूं, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? कैसे लिखोगे सर आप, फिर बताओ जरा। हम इसको ऐसे लिखेंगे, अरे मिट जाना, ये 30 की पावर इतनी है, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? कैसे? हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 29 28 और 10 की पावर 29 28। क्या ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? अब देखिए हमें इससे तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो जीरो आना है। हमें मतलब है केवल और केवल इससे, समझ पा रहे हैं? और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आपने देखा होगा सर, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 28। लेकिन अब रिमाइंडर पता करेंगे तो आप बोलोगे सर 28 के अंदर तो जब 4 का भाग हम देंगे, 4 का भाग हम देंगे तो भैया रिमाइंडर जो है वो तो जीरो आएगा। और जब रिमाइंडर पूरा पूरा चला जाता है भाग, और रिमाइंडर जब जीरो आ जाता है तो उस केस में हम क्या करते हैं? ठीक है, तो यहां से एक नई चीज भी हमें सीखने को मिली कि सर वो आपकी बात तो सही है कि 3 ले लेंगे फिर 28 ले लेंगे, और 28 लेने के बाद में हम 4 का भाग देंगे, रिमाइंडर चाहिए हमें। लेकिन आप देखेंगे कि 28 में तो 4 का भाग पूरा पूरा 7 चौक 28 पूरा पूरा चला गया। तो जब भी रिमाइंडर आपको जीरो प्राप्त हो जाए तो उस केस में आप उस पर 3 की पावर 4 लगा दीजिए हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है, ये मैं आपको समझाऊंगा आगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो 3 की पावर 4 हो गई, और 3 की पावर 4 का मतलब क्या है? आप बोलोगे सर 3 की पावर 4 का मतलब हो गया 3 गुणा 3। देखिए सिंपल सा फंडा है, आपको अगर एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो देखिए 9 हो गया, 9 हो गया, और 9 नाम 81 का एक ही तो होना है। ठीक है, तो कहने का मतलब 3 की पावर 4 का मतलब हो गया 81। तो 81 हुआ, तो आप इसको क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर ये तो 81 यानी एक हो गया। ठीक है, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, और इधर पूरे के पूरे जीरो आने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ये सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया, बस ये आपको बताना है। ये इसका राइट आंसर है ए। चलो ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये एक सवाल और बता देता हूं फिर मैं खत्म करता हूं। ठीक है, देखिए लास्ट सवाल देख लीजिए, छठवा। देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इस सवाल को कैसे करेंगे। देखिए आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, तो आप ये देखेंगे कि भैया 5 की पावर ये आ रही है यहाँ पे। ठीक है, 5 की पावर जो है इस तरीके से लिखा हुआ है। पहले तो इसका मतलब है क्या, पहले तो मुझे ये बताओ कि इसका मतलब क्या है। इसका मेरा मतलब मेरे दोस्तों यह है कि ये 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 7 टाइम्स है, 7 टाइम्स है ये। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है ना, तो ये पावर लगी हुई है इस पर। ठीक है, तो आपको पता है कि ये 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा होगा, तो सारी जगह आपको पता है लास्ट में जाके क्या आना है, 5 ही आना है। क्या आना है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 5 ही आएगा, क्योंकि 5 को ओड नंबर से करते हैं तो ये 5 5 से गुणा होकर भी 5 ही आएगा। ठीक है, तो इसका तो 5 आ। आप देखेंगे कि सर यहाँ पे जो है एक इवन नंबर हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे हमें एक इवन नजर आ रहा है। तो आप खुद देखेंगे कि सर जब 5 को हम किसी भी इवन नंबर से जब गुणा करेंगे तो आंसर क्या आना है, यूनिट डिजिट का जीरो ही आना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या समझ में आ रहा है भाई? ठीक है,
ये सवाल आपके होमवर्क में है, ये सारे सवाल होमवर्क में है, ठीक है। आपको नहीं आए तो मैं कल बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। ये सवाल आप करने की कोशिश करना इनको, ठीक है। तो आज इसमें टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो है इसमें 12 क्वेश्चंस, ठीक है। आप करने की कोशिश करना, अगर नहीं होता है तो मैं कल तो बताऊंगा ही, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है सभी का। 0 आंसर आएगा, 0 0 0। ये किसने बताया? संदीप भाई तुम तो केवल तुक्के मारने वाले में हो, ओनली फॉर तुक्का मारते हो, तुक्का। तुक्का मारने से कुछ नहीं होता माय डियर, ठीक है जी। तो यहां तक हम कर चुके हैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको एप्लीकेशंस में मिल जाएगी, और डेमो नहीं होगा अब, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया सारा कुछ, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। तो एक बार बताएंगे कि कैसा रहा रेस्पॉन्स और किस तरीके से रही क्लास, और क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। ठीक है, चले फिर। तो आज की क्लास में इतना ही है, और आज क्लास शुरू हो चुकी है। मैथ का ऐसा है, मैथ की क्लास है, सॉरी रीजनिंग की जो क्लासें हैं वो डल चुकी है, वो सारी लाइव ही थी। लेकिन अब उसमें क्या हुआ कि हमने डेमो नहीं रखा, ठीक है। तो डेमो नहीं रखा तो इस वजह से वो रिकॉर्ड में मिलती है। अब ये भी आप कल देखोगे तो आपको रिकॉर्ड में भी नजर आएगी, ठीक है। तो इस वजह से क्लासों को देखो डल जाएगी। अभी पहले मैथ और रीजनिंग को ही हम कवर करेंगे, इस चीज का ध्यान दे लीजिएगा। पहले मैथ प्लस रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग को ही हम कवर करेंगे पहले। जब ये दोनों खत्म हो जाएंगी पूरी तरीके से, जब ये खत्म हो जाएगी तो उसके बाद में फिर हम जीके को और प्लस कंप्यूटर को हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो फिर जीके को और कंप्यूटर को शुरू करेंगे तो ये इनका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो फिर इनकी आप प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, और एक एक घंटा वहां से लेना। अभी ओवरऑल 2 आवर्स की क्लास होगी रोज, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है जी। ओके, थैंक यू, बाय, गुड बाय, बाय बाय, यू आर स्टार। ठीक है जी भाई, थैंक यू सो मच। ओके, धन्यवाद।